योगाचार्य श्रीमान जोगिंदर आर्या जी। नमस्ते। और आज हम बात करेंगे डिस्क की समस्या पर, जो कि एक आम समस्या होती जा रही है। तो आचार्य जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पे कि किस वजह से ये समस्या जो है बढ़ती जा रही है और इसके उपाय क्या हैं इससे निजात पाने के। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप दर्शकों का, जो हमें इतना प्यार और प्रेम दे रहे हैं और हमारी वीडियोस को खूब बढ़ चढ़ के देख रहे हैं। आप तक सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुँचे और जिसका आप लोग लाभ ले पाए। अब जैसे विशाल जी ने पूछा कि आजकल कमर दर्द, स्लिप डिस्क बहुत सुनने को मिलता है, तो सबसे पहले चलिए जानते हैं स्लिप डिस्क क्या होता है, इसके कारण क्या है, क्यों होता है स्लिप डिस्क और इसमें होने से क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बाद इसका इलाज क्या है। तो आज इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी है। और इस रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा अगर हम बारीकी से आपको बताएं तो इस रीढ़ की हड्डी में बीच में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 33 जॉइंट होते हैं। इसको इंग्लिश में स्पाइन कहते हैं, हिंदी में मेरुदंड कहते हैं। तो इसमें आप देखें ऊपर से नीचे तक 33 जॉइंट होते हैं और इन 33 जॉइंट के अंदर अगर आप देखें तो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जिनके बीच में एक जेलीनुमा आपको ये जो आकृतियाँ दिखाई दे रही है, इसी को एक्चुअली डिस्क बोला जाता है। जो जितने भी ये वर्टिब्रास हैं, इनको वर्टिब्रास बोला जाता है। ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं, ये वर्टिब्रास होती है। ये 5 चरण में डिवाइडेड होता है, इसको 5 चरण में डिवाइड करते हैं। तो 5 चरण कौन से होते हैं, इसके 5 रीजन्स होते हैं स्पाइन कॉर्ड के। तो 33 वर्टिब्रास होती हैं इसमें, और जो अडल्ट होते हैं उसमें 26 होते हैं। तो नीचे फ्यूज्ड होती है, उसको भी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो इसका मेन फंक्शन हम समझते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन है दोस्तों, एक तो हमारी बॉडी को, स्पाइन को सपोर्ट करना, सपोर्ट टू अवर बॉडी। दूसरा इसका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करना। अगला इसका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ ट्रंक, यानी कि इस एरिया को ट्रंक बोला जाता है। ये जो एरिया, ये ट्रंक एरिया है बॉडी का, तो उसको ये सपोर्ट करता है, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद इसका है प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम। तो ये इसके मेन फंक्शन होते हैं। और पोस्चर को इंप्रूव करने में, हमारे शरीर की जो पोस्चर है उसमें इसका अहम रोल होता है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 5 रीजन होते हैं। सर्वाइकल में 7 जॉइंट होते हैं, जो गर्दन का हिस्सा होता है, यानी कि यहाँ से शुरू होके कंधों के बराबर तक। तो 7 इसमें सी, आपने सुना होगा C1, C2, C3, तो वो सर्वाइकल के रीजन होते हैं। जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो होती है, वो इसी एरिया में होती है। उसके बाद थोरेसिक रीजन आता है, यहाँ से लेके 12 जॉइंट थोरेसिक में होते हैं। सर्वाइकल में 7, 12 थोरेसिक में। जो हमारी रिब गेज है, यहाँ से नीचे तक, रिब गेज तक ये 12 जॉइंट होते हैं, ये हमारे थोरेसिक में आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो लंबर होता है, लंबर में 5 जॉइंट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को आती है वो लंबर में आती है। अधिकतर आपने सुना होगा L4 में दिक्कत है, L5 में दिक्कत है। तो ये वो L4 L5 हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत आती है, हमारे कूलों के जस्ट ऊपर जो होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें सैक्रम और कॉक्सिक, ये मैं इसको थोड़ा सा घुमा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सैक्रम और कॉक्सिक ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। इसमें 5 और 4, तो ऐसे करके टोटल 33 हुए, लेकिन यहाँ पर 5 और 4 नो फ्यूज्ड होते हैं। 24 जो होते हैं वो फ्लेक्चुअल होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, मुड़ते हैं। अब इसमें देखा जाए तो 13 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इस नर्व का। 220 से ज़्यादा इसके अंदर लिगामेंट्स होते हैं, और आप समझिए कि इसमें 120 मसल्स हैं इसमें पूरे स्ट्रक्चर में, और 100 से ज़्यादा इसके अंदर जॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारा एक स्पाइन हुई, इसको मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। बहुत ही शानदार आचार्य जी। मतलब मुझे नहीं लगता कि आम जनता को भी इतनी जानकारी है कि एक रीढ़ की हड्डी के अंदर इतनी सारी मांसपेशियां, इतने लिगामेंट्स और इतने भागों में जो है ये विभाजित है। जी आचार्य जी, अब डिस्क की समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है इसके अंदर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली, जैसे मैंने बताया, L2, L3, L4, 5, ये जो 5 जॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें वो समस्या उत्पन्न होती है। और उसका उत्पन्न होने का कारण जो है वो बताना चाहूँगा कि इसका पर्टिकुलर कोई ऐसा विशेष कारण नहीं होता। इसमें चलते समय भी झटका लग सकता है, कई बार व्यक्ति गिर जाता है, गिरने के कारण भी होता है। एथलीट्स जो भागा दौड़ी, उछल कूद करते हैं, उसके कारण भी ये हो सकता है। ज़्यादा वजन उठाने से, गलत तरीके से व्यायाम आदि करने से, स्विमिंग करते समय, कूदते समय, या कोई भी इसका कारण हो सकता है जहाँ पर वो झटका आ जाता है और जिसके कारण हमें दर्द होना शुरू हो जाता है।
बहुत मेरुदंड इसका नाम है। लेकिन अब आप समझिए जो स्लिप डिस्क जिसको आप बोलते हैं, स्लिप डिस्क है क्या, उसको मैं थोड़ा सा बारीकी से बताने की कोशिश करता हूं। जो भी ज्वाइंट के बीच में जो ये आप एक मटेरियल देख रहे हैं, हर हड्डी के बीच में ये एक मटेरियल है, इसी को एक्चुअली में डिस्क कहा जाता है, जो आपकी डिस्क होती है। और ये डिस्क क्या है, दोनों हड्डी के बीच में, ऐसे ज्वाइंट के बीच में होती है, जो मूवमेंट करने पर इसको लचीलापन देती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप कहीं से कोई भी आपको इंजरी होती है, स्पाइनल इंजरी होती है, आप गिरते हैं या चलते समय या दौड़ते समय या वजन उठाने में कहीं पर भी आपको जो चोट लगती है, तो हमने इस ग्राफिक के इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो आप लाल कलर का जो आप ये देख रहे हैं, पॉइंट देख रहे हैं, जैसे ही इस डिस्क के अंदर कोई हल्का सा क्रैक आता है तो इसके अंदर एक जेली नुमा फॉर्म में अंदर एक फॉर्मेशन होती है, जो जेली तरीके की होती है, जेली जैसी होती है। और जैसे ही इसमें क्रैकिंग आई तो ये निकल के बाहर आ जाती है, और यहां से आप देख रहे हैं बहुत सी नर्व्स होती हैं, और वो उस नर्व को प्रेस करना शुरू कर देती है। तो इसलिए इसमें दर्द आता है। जब नर्व प्रेस होगी तो यहां से क्या है, बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं। आप जैसे इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी नर्व्स होती हैं जो हर जॉइंट से ऐसे बाहर निकल के पेशियां नीचे नसें जाती हैं, और यहां से जो नर्व निकलती है उसी को साइटिका नर्व भी कहा जाता है। अगर वो प्रेस होती है, वो दब जाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो व्यक्ति को कूल्हे में, कमर में और पैर में, थाइस के पीछे या फिर काफ मसल में दर्द आता है, जो धीरे धीरे पंजे तक जाता है। तो ये बेसिकली जो डिस्क की प्रॉब्लम जिसको बोला स्लिप डिस्क जो बोला जाता है। और बल्जिंग का अर्थ भी यही होता है कि जो इसका स्पेस है, जो इसका गैप है, तो ये गैप कम हो जाता है एक्चुअली, ये ऐसे थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, और जिससे वो जेली जो है वो बाहर आ जाती है, ये फॉर्मेशन बन जाती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश की। बाकी इसमें मैं आपको एक ये जो साइड में आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसे होती है। आचार्य जी, रीढ़ की हड्डी जो है मेन हड्डी है शरीर की, कमर का पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, इंसान झुकता है, चलता है तो इसके माध्यम से ही है। कुछ लोगों को समस्या आती है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर समस्या आ गई और नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया, वो चल नहीं पाते हैं, तो क्या वो भी इंजरी के कारण होता है इन्हीं छोटे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया जो नर्व्स होती हैं, ये हमने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। तो जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और नर्व आपकी प्रेस हो जाती है तो ब्रेन तक जो है संकेत नहीं पहुंच पाते हैं, और जितना भी हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, जो हमारे हाथ पैर चलते हैं तो वो ब्रेन के कंट्रोल से ही चलते हैं। जब वो संकेत पहुंचना बंद हो जाता है, जिस भी हिस्से का, हाथ का हो, पैर का हो, तो वो हिस्सा स्थिर हो जाता है, सुन्न होकर गिर जाता है और वो हरकत नहीं कर पाता है। बहुत ही अद्भुत जानकारी आपने दी है आचार्य जी। लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि इसका इलाज क्या है, किन तरीकों से इससे जो है निजात पाई जा सकती है, ये ठीक किस प्रकार किए जा सकते हैं योग के माध्यम से? देखिए, अगर हम बात करें मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति की है, और आजकल सर्जरी भी होती है, तो सर्जरी भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप उसको योग के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। सर्जरी होना वो एक अलग विषय है, वो मेडिकल साइंस जानती है। तो सर्जरी मैं तो कहूँगा कि आप ना करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तभी आप सर्जरी की ओर जाइए। अदरवाइज आपने हमारे आनंदम योग पीठ चैनल पे भी देखा है, पेज पे भी देखा है, उस पर हमने कई पेशेंट्स के रिव्यू डाले हुए हैं जो जेन्युइन है। पेशेंट्स को दिक्कत थी और उन्होंने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने योग किया, उसको ठीक किया। तो उसमें कुछ यौगिक एक्सरसाइज होती हैं, कुछ यौगिक आसन ऐसे होते हैं, और कुछ आयुर्वेदिक डाइट होती है, कुछ हमारा जो नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि व्यक्ति ठीक हो सकता है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो आचार्य जी, कोई 1-2 एक्सरसाइजेज या 1-2 ऐसे भोजन जो इसके अंदर मदद कर सकें रोगी को? जी बिल्कुल, इसमें हम एक बहुत जल्दी एक आसन की सीरीज हम बनाएंगे जो हमारी स्पाइन को मजबूत रखने के लिए कार्य करती है, और इसके लिए स्पेशल जो आसन है जो वो मैं आपको जरूर बता देना चाहूँगा। इसके लिए जो हमें आसन करना, वो बैकवर्ड बेंडिंग के आसन होते हैं। सबसे पहले अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो वो किसी की देखरेख में करे। अगर शुरुआती तौर पे है, बहुत कम दर्द होता है, या जो महिलाएं जो काम करती हैं, तो उनके लिए बेसिक है कि आप उसमें 3-4 आसन ऐड कर लीजिए, जिससे आपको आराम आ जाएगा। तो पहला आसन इसमें है अर्धउष्ट्रासन, जो आपको धीरे धीरे करना है, ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, अर्धउष्ट्रासन है। दूसरा है भुजंग आसन। भुजंग आसन में भी बैकवर्ड बेंडिंग होती है, आप देखिए तस्वीर में, ये भुजंग आसन है। इस प्रकार से आप भुजंग आसन कर सकते हैं। उसके बाद आप धनुरासन का भी अभ्यास कर सकते हैं, और लेट के फिर आप कमर के बल लेट करके मरकट आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कुछ आसन हैं जिनको करने से इसमें राहत मिलती है और धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। आचार्य जी, क्या नियमित रूप से योगाभ्यास करने से ऐसा भी होता है कि मजबूती आए और इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े?
जी बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति को अभी समस्या नहीं आई है और उसको थोड़ा बहुत कमर में दर्द रहता है तो आप निश्चित तौर पे ये आसन शुरू कीजिए और हो सके तो किसी अच्छे योग शिक्षक के ही निरीक्षण में आप सीखें, क्योंकि क्या होता है अगर थोड़ी सी भी गलत वो हो जाएगा तो उसमें दर्द बढ़ सकता है और इससे आप स्वस्थ व्यक्ति भी करेगा तो उसको आगे दिक्कत नहीं आएगी, हमारी स्पाइन मजबूत होती है।